हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गाइस हम अपनी सीडीपी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। किसके सही अनुपात में होना चाहिए? तो वास्तविक जीवन के प्रश्न की प्रासंगिकता पर, या फिर पिछले पाठ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय के अनुपात में, या फिर पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या फिर प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श समय प्रतीक्षा समय प्रश्न की कठिनाई स्तर के हिसाब के अनुपात में ही होना चाहिए। यानी कि हमें पता है कि जो प्रश्न है वो काफ़ी कठिन है, उसे बच्चे को उसका आंसर देने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि नहीं उससे कहीं कि नहीं तुम्हारे पास इतना ही टाइम है, तुम्हारे पास 5 मिनट है और 5 मिनट में ही तुम्हें सॉल्व करना है, जबकि उस प्रश्न का कठिन इतना ही कि उसे 10 मिनट लग जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें जो प्रतिक्रिया का जो हमें क्या कहते हैं प्राप्त करने का जो आदर्श प्रतीक्षा समय होता है, उसके लिए हमें प्रश्न की कठिनाई स्तर के सही अनुपात में ही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकतर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का उदाहरण है। यानी कि तो इस प्रकार का जो इस प्रश्न है वो किसका उदाहरण हो सकता है? तो निम्न स्तरीय अपसारी का, या फिर निम्न स्तरीय अभिसारी का, या फिर उच्च स्तरीय अभिसारी का, या उच्च स्तरीय अपसारी का। तो जो इस प्रकार के जो हम बच्चे को किसी चीज़ का तर्क और क्या कहते हैं मॉडल बनाकर कुछ काम करते हैं, तो वो हमारा कैसा स्तर हो जाता है? तो वो हमारा उच्च स्तरीय अपसारी हो जाता है, क्योंकि जो वो तर्क करेंगे वो चारों तरफ से करेंगे। यानी कि वो बच्चा हो गया ये, और वो सोच हर एरिया में रहा है। तो ये जो हमारी जो सोचने की थिंकिंग जो हो जाती है हमारी, वो हमारी कैसे हो जाती है? अपसार हो जाता है। तो हमारा क्या जो हमारे विचार हैं वो अपसार हो रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं। तो हर तरीके से वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारा कैसा उच्च स्तरीय अपसारी हो जाता है, कैसा उच्च स्तरीय। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यानी कि जो तो सीखने का आकलन, या फिर सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या सीखने के लिए आकलन और आकलन के बीच अंतर के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृष्टिकोण यानी कि दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मिसप्रिंट है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। क्या होगा इसका आंसर? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी हैं, तो उनसे संबंधित क्या होगा कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, या फिर उन विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, या फिर के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं, जो आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आंतरिक रूप से ही अभिप्रेरित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के डैश के अलावा निम्नलिखित में से के द्वारा समर्थित किया गया। यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो योजना है उसमें जो व्यापक शब्द है वो डैश के अलावा और सभी के द्वारा समर्थित किया है। यानी इनमें से कोई एक है जिन्होंने वो शब्द नहीं दिया, बाकी के सभी ने वो शब्द दिया है। तो पहला है कि एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, या फिर जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचनात्मकता का सिद्धांत, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत, या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो योजना है गाइस, उसमें जो व्यापक शब्द है वो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? क्योंकि जो जेपी गिलफोर्ड है इन्होंने इस शब्द का क्या कहते हैं समर्थन नहीं किया, बाकी सभी ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या होगा इसका आंसर? दूसरा। ठीक है गाइस, दूसरा इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण में करता है। क्या करता है? तो जेंडर को
करते हैं और को कम करता है, सीखने के वातावरण को कम प्रभावी बनाता है, या फिर रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, या फिर व्याख्यित पर कोई प्रभावित नहीं डालता, या फिर निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों किस प्रकार जेंडर को क्या कहते हैं रूपांतरित करते हैं और उसको यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कि जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं उनके किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, वो किस प्रकार जेंडर को देखते हैं, किस पर ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की तो नहीं करते हैं। तो जो ऐसा वातावरण होता है तो ये सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। क्या करता है? क्षुब्ध करता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है कि बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, या फिर सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, या फिर चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, या फिर असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है? तो चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति, यानी कि उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी कि उसे पता है कि मुझे उपलब्धि ही प्राप्त करनी चाहिए, कितनी भी इसमें कठिनाइयाँ आएँ। क्या मुझे ये टास्क कंप्लीट करना ही है चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। तो जो इसमें क्या है उसे उपलब्धि के लिए वो अभिप्रेरित है। तो इसका क्या हो जाएगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर भी डटे रहने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, यानी कि जो विज्ञान की एक प्रयोगशाला है उसमें जो लड़के हैं वो आंकड़ों को कुछ नियंत्रण होते हैं और उपकरण होते हैं, चीज़ें होती हैं, सामान होते हैं, उन्हें अपने अंडर में लेते हैं और लड़कियों से उनके आंकड़ों को रिकॉर्ड करने और बर्तन धोने के लिए कहते हैं। तो यह प्रवृत्ति जो है वो क्या दर्शाती है? तो यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, या फिर पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं, या फिर लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है, या फिर लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसमें से इसलिए किस प्रवृत्ति को दर्शा रहा है गाइस? तो ये दर्शा रहा है कि पुरुष और स्त्रियों की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CVSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो CVSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। किसका? अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए, या फिर रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, या फिर सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए, या फिर शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए। तो जो समूह परियोजना गतिविधि होती है वो क्यों होती है? उसका सशक्त साधन क्या है? तो सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो जो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है तो वो किस परीक्षण का उदाहरण है गाइस? तो व्यक्तित्व परीक्षण का है, या समूह बुद्धिलब्धि का है, या फिर मौखिक बुद्धिलब्धि का है, या फिर संस्कृति मुक्त बुद्धिलब्धांक का उदाहरण है। तो वो कैसा परीक्षण है गाइस? तो वो सांस्कृतिक मुक्त बुद्धिलब्धांक का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो जब हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो उसमें शामिल नहीं होता है? पहला है कि शिक्षार्थियों का ज्ञान, दूसरा है योजना की दृढ़ता, फिर है कि उद्देश्यों की स्पष्टता, फिर है कि शिक्षण का ज्ञान। तो इसमें से क्या होगा जो उसमें शामिल नहीं होता है? तो वो होता है कि योजना की दृढ़ता, या शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, या शिक्षण का ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना की दृढ़ता। क्या होगा इसका आंसर? योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या फिर केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, या फिर दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रूप से जोर डाला जाएगा, या फिर अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इन जो अनिवार्य शब्द है उसका क्या अर्थ है गाइस? तो उसका अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है। तो जो अधिगमकर्ता होता है उसका स्वनियमन का अर्थ क्या होता है? कि विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, या विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं
विनिमय करना या स्वयं अनुशासन को नियंत्रण करना या अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। तो जो अधिगमकर्ता होता है उसका स्वयं नियमन का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है कि जो अधिगमकर्ता है वो अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने योग्यता, जो वो खुद उसका अन्वेषण कर सकता है कि नहीं, तो इस चीज़ की योग्यता होता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मैडम चाय खाती है वाक्य। जो ये वाक्य है कि मैडम चाय खाती है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये अर्थ विज्ञान एवं विज्ञान विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, या अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, या फिर वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, या अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास हो जाता है यानी कि वो कर्ता कर्म और जो होते हैं वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये हमारे सही से नहीं हो, तो इसमें वो तो सही से दिए हैं कि मैडम चाय खाती है, और यही हो जाता है कि मैडम चाय पीती हैं, तो ये हमारा हो जाता है एकदम सही। तो जो ये है ये अर्थ की दृष्टि से गलत है बल्कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा कि ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है, क्योंकि जो चाय होती है वो पी जाती है ना कि खाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। जो इसके फोल्डिंग होता है वो किसकी ओर संकेत करता है? तो विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाने में, या सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग को, या फिर अनुरूपित शिक्षण को, या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति को। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में जो इसके फोल्डिंग होता है गाइस, वो क्या होता है? इसके फोल्डिंग होता है जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो किसी काम को नहीं कर पा रहा है, तो कोई उससे थोड़ा सा बड़ा हो या बड़ा हो तो वो क्या कहते हैं उसकी हल्की सी हेल्प कर दे। क्या करते हैं? हल्की सी हेल्प कर दे तो वो उस काम को कर लेगा, यानी कि उसे थोड़ी सी मदद मिल गई जिससे वो क्या कहते हैं अपने काम को कर लेगा। वो एक जैसे कि कोई बच्चा है और वो कुछ कर रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसमें वो कहीं जाके अटक रहा है, बार बार वहीं जाके अटक जाता है, तो आप क्या करें? आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दें तो जिससे वो पूरा क्वेश्चन कर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके फोल्डिंग का हो जाएगा कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग। क्या होगा? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी संयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो कैसे? कि पुनर्बलित आस्मिकताओं का सिद्धांत, या मनोसामाजिक सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। तो एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, यानी कि उसे भूख इस हिसाब से लगी थी कि उसे अपना बच्चा नहीं देखा, तो उसने क्या किया? अपने बच्चे के बदले भोजन को प्राप्त किया। तो उसने क्या किया है? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये किस पर है? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण। तो लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है? कि वह सामान्य विद्यालय होता है, या पब्लिक विद्यालय होता है, या फैक्ट्री विद्यालय होता है, या फिर प्रगतिशील विद्यालय होता है। तो जो जॉन डीवी है उनके द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय है वो प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि लॉरेंस कॉल्बर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो कौन किस अनुसरण? कि आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का करते हैं, या वैयक्तिकता और विनिमय का करते हैं, या फिर अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध का करते हैं, या सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार का करते हैं। तो वो किसका अनुसरण करते हैं? तो वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो उनके टीचरों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। तो ये पहला सही है। फिर है कि वैयक्तिकता और विनिमय, यानी कि वो अपनी वैयक्तिकता और विनिमय का भी अनुसरण करते हैं। अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध, तो ये इससे संबंधित नहीं है। सामाजिक अनुबंधन, तो ये भी संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। क्या? ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आप वो बच्चा क्या कह रहा है? कि उसका दादा आया है। उसे कहना चाहिए कि उसके दादाजी आए हैं। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप अपनी भाषा पर ध्यान देंगे, या फिर अच्छा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या फिर अच्छा आपके दादाजी आए हैं।
तो एक विद्यार्थी तो आपको शिक्षक के नाते क्या कहना चाहिए कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं। तो हमें उन्हें तो इससे हमने वो बच्चे की बात भी नहीं कटी और उसको हमने बता भी दिया कि क्या कहते हैं, जब दादा या दादी कोई भी हमसे बड़े होते हैं तो उन्हें हम कैसे रेस्पेक्टफुली ही उन्हें बुलाते हैं। तो हम उनसे इस तरीके से विनम्र होकर उन्हें आंसर देंगे कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो घटना वृत्तांत के रिकॉर्ड की विशेषताएं क्या है गाइस? तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसका ज्ञान उन्हें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का, या फिर उनके अभिभावकों का व्यवसाय, या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्थाएं। तो मिश्रित आयु वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी कक्षा के व्यवहार को, आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए? तो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली बच्चे। तो प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, या फिर बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, या फिर सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं, या फिर सामान्यतः ही अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है कि विकास विषम जाति की स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या फिर विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा विकास होता है वो सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। क्या होगा इसका आंसर? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, तो कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए? जेंडर के अनुसार अधिक समझाती होना चाहिए, या फिर अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, या फिर आयु के अनुसार अधिक समझाती है, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके क्रियान्वयन के बाद जो कक्षा कक्ष है वो आयु के अनुसार अधिक समझाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने, या एरिकसन ने, या फिर वी.एफ. स्किनर ने, या जॉन डीवी ने। तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है जॉन डीवी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन होती है किसकी? पृथक्करण की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या शिक्षकों द्वारा अनेक लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिज्ञान कराना, या फिर विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से पालन करवाना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो इसमें से सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है लिंग भेदभाव से बचने के लिए? तो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिज्ञान करना। क्या करना? अधिसंज्ञान करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जाता है? तो औचित्य स्थान हम किस आधार पर करते हैं? तो वो वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। किसको? वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करते हुए उसको ध्यान में रखकर हम उसका करते हैं। ठीक है, औचित्य स्थापन करते हैं। तो किस आधार पर? वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। क्या करना? आवासीय विद्यालय खोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाने में अच्छा लगता है और आपको समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपको जो बैकग्राउंड में जो साउंड सुनाई देते हैं गाइस, ये परिक्रमा के जो क्या कहते हैं हमारे कावड़िया हैं वो अपने गाड़ियों में इतनी तेज साउंड चला के लेके जाते हैं कि अच्छा खासा पॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा? ध्वनि पॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।